जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं और अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज जिन मौज़ूआत के हवाले से हम बात करेंगे वो आपको बताते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है। अक्टूबर के महीने की बात की जाए तो अक्टूबर के मंथ में महंगाई पूरे साल की बुलंद तरीन सतह उसकी महंगाई की रिकॉर्ड की गई है। 9.2% जो है महंगाई की शरह रही। इसके अलावा आपको बताएंगे कि चीनी की कीमत में फिर इजाफा किया जा रहा है और चीनी की जो कीमत है वो 121 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। 5 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। आवाम खाए तो क्या खाए, चीनी की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है लगता है आवाम की ज़िंदगी से मिठास ख़त्म होती जा रही है। चीनी की बात ये थी। उसके अलावा अगर बात करें आटे की तो आटे के ऊपर भी इजाफा हुआ है। आटे की जो चक्की का आटा है उस पर 6 रुपये किलो और फाइन जो आटा है उस पर 5 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा हुआ है। उसके बाद अगर हम होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत तो मैंने आपको बताई। मुर्गी 18%, सब्जियां 15%, गंदम 7% तक महंगी हुई है। चाय 5%, घी 3%, कुकिंग ऑयल 2%, गोश्त भी 2% महंगा हुआ है। ये आपको बता रही थी कि मैं अक्टूबर के महीने में जो महंगाई बढ़ी है उसकी, और अब चीनी की जो कीमत है फ़ी किलो कीमत वो 121 रुपये तक पहुंच गई। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। सर चाय वगैरह पी रहे हैं? सोच रहा हूँ फीकी चाय शुरू कर दूँ। मैंने शुरू कर दी है। हाँ ऐसा ही है सर चीनी को तो पर ही लगते जा रहे हैं, क्या हो रहा है कीमत? नहीं, अभी आपको कह रही थी चीनी महंगी हो नहीं रही, चीनी महंगी हो गई है। हाँ। और चीनी 125 तक पहुँच गई है। अच्छा। और माशाल्लाह पिछले 7 दिन के दौरान जो है वो इसमें तकरीबन 25 रुपए का इजाफा हुआ है। अच्छा। हर गुजरते दिन के साथ जो है वो पेट्रोल, और लगता है कि जब चीनी बिल्कुल डॉलर की रेट की तरह ऊपर नीचे हो रही है। सर अभी तक तो ये था कि 121 रुपये, ये आज से 125 रुपये हो गई है। जी देखिए 125 रुपये, जब आप 121 रुपये कहते हैं तो हम होलसेल मार्केट की बात कर रहे हैं। जब वो दुकानदार तक पहुंचेगी तो वो 125 रुपये हो जाएगी चीनी। क्योंकि मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं वो अपनी पैकिंग करके अपने किसी बड़े सुपर स्टोर आप चले जाएँ तो वो अपने स्टोर की शॉपर में पैक करके आपको देते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी वो यकीनन जो है वो जो खरीदने वाला उसी से लेते हैं। तो 125 रुपये चले 121 भी हो, लेकिन ये कि वो सेंचुरी क्रॉस कर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीनी को 80 रुपये बेचने का कहा था और यूटिलिटी स्टोर्स को पाबंद किया था। खान साहब ने भी यकीन दहानी कराई थी कि चीनी की कीमत जो है वो 80 या 85 रुपये पे रुक जाएगी। जो उनके बहुत सारे वादे हैं उनके। बड़ा लीडर यू टर्न लेता है, हो सकता है इस पे भी यू टर्न ले लिया। सर कहा जा रहा है कि मज़ीद महंगाई और होगी। पेट्रोल प्राइसेस की अगर बात करें तो कहा जा रहा है मज़ीद महंगा होगा। तो ये कहीं कोई ब्रेक लगेगा या इसी तरह हम लोग महंगाई की जद में, क्योंकि एक आम इंसान की बात करें वो तो चीनी चाय में अगर डालना कि क्या करे, एक पराठा, चाय, रोटी जो बेसिक है, आटे पे 5 रुपये बढ़ा दिए, 85 रुपये किलो चक्की का आटा मिल रहा है। चीनी को ना सिर्फ चाय तक महदूद ना करें। नहीं चीनी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कल 1 नवंबर था ना वो पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़े धमाके से कम नहीं था। कल बहुत सारी अशिया की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर चीनी 125 या 121 जिस तरह आप कह रही हैं, LPG 213 या 215, CNG 200 रुपये। इसके अलावा रेलवे के किरायों में कल 10% पैसेंजर ट्रेन में और 5% फ्रेट ट्रेन में इजाफा हो गया। बच्चों की जो स्कूल वैन फीस थी उसमें इजाफा कर दिया गया। कल से ही स्कूलों ने वालिदैन को वाउचर भिजवाएं। फ़ी बच्चा, छोटा जो स्कूल है उसने 200 रुपये और जो बड़ा स्कूल है उसने 2000 रुपये तक का इजाफा जो है वो किया। इसके अलावा जो बिजली के बिल हैं उनमें जो जुलाई का सरचार्ज है वो 4 रुपये 25 पैसे लग कर आएगा आपको सर। डॉलर की कीमतें ऊपर की जानिब चली गई हैं। अच्छा, जब आप चीनी की बात करते हैं तो चीनी से जुड़ी तमाम अशिया, अब अगर आप मिठाई ख़रीदने जाएंगी तो मिठाई महंगी हो जाएगी, और जो दूसरी अशियाज़ बनती हैं
बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं, पापे, दूध, दही, डबल रोटी, वो हर चीज़ महंगी हो गई। अच्छा, जब आप हर चीज़ को महंगी कर देंगे बावजूद इसके, अच्छा एक और बात भी है, हो सकता है हमारी स्टोरी है या नहीं है, कल जो मोटरसाइकिल है उसकी कीमत में भी तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये इजाफा हुआ है। यानी कि अब जो एक आम 70 मोटरसाइकिल है उसकी कीमत 88 हज़ार से बढ़कर अब वो 96 हज़ार रुपये हो गई है जी। और एक मोटरसाइकिल ऐसी भी है 150 जिसकी कीमत 2,70,000 रुपये हो गई है, यानी कि वो गाड़ी के बराबर हो गया वो मोटरसाइकिल। इस तरह रक्शे हैं वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए के कल हो गए 17% सेल्स टैक्स के साथ। तो कल का जो दिन था वो महंगाई की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पाकिस्तानी बहुत ही खतरनाक दिन था। उसमें सारी चीज़ें कल के दिन से लागू हो गई हैं और आज से उसका जो मार्केट में इम्पैक्ट आना वो शुरू होगा। जब आप कहीं भी जब जाएंगी, जब एक आम दुकानदार चीनी, आटा, घी महंगा खरीदा, इस तरह जब हम आटे की बात कर रहे थे तो जो आटा है चक्की वाला वो 80 से 85 मिलेगा आपको, और जो फाइन आटा है वो 80 से 83 मिलेगा आपको। मतलब आटा हर सूरत में 80 रुपए से ज़्यादा हो गया है। यानी कि 10 किलो आटे का मतलब है 800 रुपये। और एक नॉर्मल ख़ानदान हो कि 4 लोग अगर हो ख़ानदान के तो उनका 20 किलो आटा लगता है महीने का। तो उनका वो जो बजट था 1000 से बढ़ के हर चीज़ आपने जैसे बताया कि चाहे वो आटा हो, चीनी हो, घरेलू अशिया की जो चीज़ें हैं, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर लें, वो वहाँ पे सरिया, सीमेंट, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो अभी कल हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रिलीफ पैकेज का जो है वो ऐलान करेंगे और 1 करोड़ से ज़ायद अफराद जो हैं वो उससे मतलब फैज़याब होंगे। तो क्या ये इस वक्त जो महंगाई की कैफियत है, सिर्फ आपको लगता है कि जो ख़ते गुर्बत से नीचे लोग हैं वो कितने हैं? 1 करोड़ से तो मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा होंगे, तकरीबन 8 करोड़ के करीब हैं। तो सिर्फ 1 करोड़ अफराद इससे फैज़याब हो भी जाते हैं, तो ये क्या सोल्यूशन है? ये जो सब्सिडी दी जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत चाहे वफाकी हो चाहे सूबाई हो, उसकी कैलकुलेशन कहाँ होती है। वो रिलीफ बात करेंगे 1 करोड़ लोगों को जो जैसे हम रिलीफ देंगे वो होगा 2000 से लेके 5000 रुपए। वो रिलीफ मतलब या 10-12 हज़ार होगा, पहले आपने 10-12 तो हो गई ना। 12 हज़ार रुपए 3 महीने के मिले थे, 4 हज़ार रुपए महीने के लिहाज से, तो वो 4 हज़ार रुपये तो किसी का गुजारा है ही नहीं ना। प्रॉब्लम सारा ये कम से कम वेज है आपकी 25 हज़ार रुपये, लेकिन यहाँ पे कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, कई ऐसे लोग हैं जो 16 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये दे रहे हैं। उन लोगों को गुजारा कैसे होगा? मतलब अगर दूध 150 रुपये किलो हो जाएगा, चीनी 125 रुपये किलो हो जाएगी, आटा 80 रुपये से ऊपर महंगा हो जाएगा, तो वो 2000 रुपये कहीं भी काउंट नहीं होते। मतलब कल तक जो बंदा 50,000 तनख्वाह ले रहा है, डॉलर की कीमत और चीज़ों की वजह से उसकी तनख्वाह 25,000 रुपये रह गई है अमलन। क्योंकि वो किस तरह करेगा जब बिजली का बिल महंगा होगा? जो जिस रेंट के घर में आप रहते हैं मालिक कहता है जी रेंट बढ़ा दो। बाहर आप जाएंगे, जो आप करते हैं महीने की जो ग्रॉसरी करते हैं उसमें आपकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। फिर रक्षा, टैक्सी, इनके किराए, चीज़ें, फिर आए दिन CNG बंद, LPG बंद, पेट्रोल की कीमत। इस दफ़ा वज़ीर साहब ने पेट्रोल की कीमत को रोक लिया, लेकिन 15 तारीख को फिर ये इजाफा होगा। मतलब अब जो इजाफा होगा वो कहा जाएगा जी 20 रुपए की समझी गई थी, वज़ीर साहब ने बड़ा रहम का 10 रुपये बढ़ा दिए। 10 रुपये तो बढ़ने ही बढ़ने। तो इक़्तिदार साहब, अभी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से भी जो मुल्की महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज चल रहा है। कल हमने देखा नून लीग का जलसा हुआ, उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इससे पहले पीपल्स पार्टी का भी जलसा हुआ। तो क्या इसका कोई फ़र्क पड़ रहा है इमरान खान साहब को, जो उनकी पूरी टीम है? क्योंकि जब वो हुकूमत में नहीं थे तब वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि अगर महंगाई कंट्रोल ना हो या और चीज़ें, तो आपका वज़ीर आज़म चोर है। तो इस तरह का क्या उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अगर उनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही? देखिए, उन्होंने आके सबसे पहली बात तो वो कही कि जो बड़ा लीडर है वो यू टर्न लेता है, तो वो सारी बातों पर उन्होंने यू टर्न ले लिया। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अपोजिशन ने अब देर कर दी है। हाँ। अब 40 महीने तो हुकूमत के गुजर गए जी, और जिन हालात में पाकिस्तान है माशी तौर पर, उस हालात में कोई भी अपोजिशन जमात दबाव तो बढ़ाना चाहती है, हाँ, लेकिन वो हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है जब डॉलर आपका बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा हो। हाँ, कुछ आप दौरा सऊदी अरब के बाद सऊदी अरब ने जी यकीन दहानी कराई कि जी हम स्टेट बैंक में आपके कुछ डॉलर रखवा देंगे, कुछ साल तक आपको तेल देंगे। हाँ, 2 साल बाद जो नई हुकूमत आएगी उसने तेल के पैसे देने ही होंगे ना। हाँ, तो महंगाई, कल ये शहबाज शरीफ का भी ये कहना था कि आने वाली हुकूमत कैसे गुजारा करेगी। मतलब अभी नहीं पता कौन है, लेकिन अब ये होगा कि जो अगली हुकूमत आएगी वो क्या कि पिछली हुकूमत इतना तबाही फैला के गई थी। वज़ीर साहब ये कहते हैं ना पिछली हुकूमत, तो जो आएगी वो भी यही कहेगी पिछली हुकूमत। तो बात सारी है, रवैया ये इसी तरह चलता रहेगा। रवैया यूं चलता रहेगा। अब जो है ना वो आप मतलब ये बात है कि किसी ने कहा कि जनाब
3 तो वज़ीर खाना तब्दील कर चुके हैं जी। अब करेंगे क्या? हाँ। अब जो आखिरी 2 साल होते हैं ना, वैसे ही उसको कहते हैं ये इलेक्शन के साल होते हैं। हाँ। इसमें आपको तरक्याती काम कराने होते हैं, हाँ। बड़े बड़े मंसूबे लगाने होते हैं, लोग बताना होता है हम ये करने जा रहे हैं, तो उसमें तो पैसे खर्च ही खर्च होंगे। इस दफ़ा तो कोई चीज़ है ही नहीं। आप कहते हैं कि जनाब तकरीबन 29,000 दरखास्तें जो है मौसूल हुई हैं आपको, और 1 अरब से ज़ायद जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं, तो अभी तो आपने लोगों को देना ही है। तो जब आप लोगों को दे रहे हो, अच्छा फिर ये कि जो कॉस्ट जिस तरह आप बता रही थी, जो एक चीज़ है जो आपने बनाना शुरू की, अपना घर बनाना शुरू करा, सरिया 50 रुपए था, वो बढ़ के 100 रुपए हो गया। अब जो आपकी कॉस्ट है वो डबल हो गई। जब आप डबल कॉस्ट पे चीज़ बनाएंगे तो देंगे भी आगे उसी तरह। तो बात है कि जो लोग सतह गुर्बत के नीचे हैं, अल्लाह रहम करे उन पर। अब जब आप कभी आपको मौका मिले बाहर रोड शो करने का, 2 करोड़ लोग कह रहे हैं और ज़्यादा नीचे आ गए हैं, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा कि लोगों की आमदन तो नहीं बढ़ी और इवन लोगों की जॉब्स चली गई। उसके बाद 2 करोड़ लोग 500% दवाइयाँ महंगी हुई हैं। 500%। पैराडोल का वो पत्ता जो 5 रुपए का आता था, वो 25 रुपए का आता है। सिर्फ एक मामूली सी बात है। अगर आपको सिर्फ डेंगू का टेस्ट करवाना हो, जो 400 रुपए का होता था, अब वो 1800 रुपए का होता है। मतलब आप बीमार भी नहीं हो सकते कि आपकी डबल से भी चीजें ज्यादा हो रही हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि IMF प्रोग्राम जो है उसकी बहाली हो गई है, किन शराइत पर हुई है? क्या ये उसी का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं महंगाई की सूरत में? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हमें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से पैसे तो लेने, तो उसकी जो शराइत है वो यही थी कि आपने हर चीज़ में सब्सिडी ख़त्म करनी है, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें सब्सिडी जो है वो ख़त्म हो रही है। अच्छा, गर्मियों में बिजली महंगी मिली है आपको, तो सर्दियों में आपको गैस महंगी मिलेगी, ये बात तय है। हमारी हुकूमत जो गीजर है उसको लग्जरीज में काउंट करती है, तो एक हद तक जब आपका बिल ज्यादा आएगा तो अब गैस के यूनिट भी इस तरह काउंट होते हैं जिस तरह बिजली के यूनिट काउंट होते हैं कि 1 से 300 तक का अलग यूनिट है, और 300 से 700 तक का अलग पैसा है, और 700 से ऊपर का अलग पैसा है। बिल्कुल इसी तरह गैस काउंट होगी कि अगर किसी घर में पहले जो 200 रुपये 300 बिल आता था, अब वो 1000, 1200, 1500 आएगा, उस पर भी लोगों की आवाजें निकलेंगी, और गैस है नहीं देने के लिए। और एक बात और, एक बुरान जो सर पे खड़ा हुआ है, नवंबर के बाद से आपके साथ अभी तक शिपमेंट नहीं आई LNG की, और आप डबल से भी ज्यादा नहीं कीमत पे LNG मंगाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इक़्तिदार साहब। और अगली हमारी जो स्टोरी है वो यही है, CNG की कीमत के हवाले से बात करें तो 185 रुपये फ़ी किलो हो गई है, पहले 180 थी, यानी 5 रुपये फ़ी किलो CNG की कीमत भी बढ़ा दी है। एक तो पहले ही गैस का बहरान है, और जैसे आपने अभी कहा कि सर्दियों के आते ही ये बहरान और बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ महंगाई, मतलब एक तरफ चीज़ मौजूद नहीं है और दूसरी तरफ महंगी भी वो मिल रही है। किस तरह का ये आप कहाँ जा रहे हैं हम लोग? 2 चीज़ें ना, 2 चीज़ें हुई, लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो पहले गैस थी जी, उसको हमने गाड़ियों में इस्तेमाल किया, लोग आदी हो गए बनाने के, फिर हम लाए कि जनाब LNG आपको इस्तेमाल करना चाहिए। LNG की सिंपल फॉर्म ये कि जो लाइटर में गैस इस्तेमाल होती है उस LNG गैस कहते हैं। तब उसके अंदर वो जो आती है वो जहाज़ लेके आता है, वो बर्फ़ की सूरत में, सिलों की सूरत में होता है। उसको जो है जब आप माइल्ड करते हैं वो पहुँचती है वहाँ जहाँ तक जाती है, उसके बाद जो है आपको जो है वो उसके जो इस्तेमाल है उसको आप लागू करते हैं। लेकिन अब दोनों सूरतों में वो गैस महंगी है। माइलेज अभी भी CNG की होगी, लेकिन CNG की जो माइलेज है वो ज्यादा देती है, लोग इस प्रेफर करें, लेकिन अब इस्तात से बाहर है। क्योंकि जब गैस का जब सर्दियां आती हैं तो जो हमारे इलाके हैं, सवात हो गया, मरी हो गया, जो और अपर साइड के इलाके हैं, वहाँ पे सिलेंडर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो LPG महंगी हो जाती है। शहरों में CNG की ज़रूरत है, CNG महंगी हो जाती है। तो ये महंगी CNG जो है ये दर्द सर भी है, लेकिन मिले तो जी, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। हाँ। तो जब जैसी सी सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो वो कीमत तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की बढ़ जाएगी। सही आप कह रहे हैं, लेकिन जिनका गुजर इस पे जो CNG पे डिपेंड करते हैं, जैसे आपने अभी गाड़ियों की बात की कि इसका माइलेज ज़्यादा है, तो वो लोग जो एक वैन वाला ड्राइवर है या रिक्शा ड्राइवर है, वो उसका गुजर बसर इस पे हो रहा है। तो जब ये शॉर्टेज होती है और उसके हुसूल के लिए मतलब वो क्या करें? देखिए, हमें तो आदी कर दिया ना, 10 दिन तक अगर गैस बंद हो और आपने काम करना तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल पर आ गए। 10 दिन तक घर में बैठ के इंतजार नहीं करते। 10 दिन बाद 2 दिन के लिए खोली, फिर कल बंद थी 1 दिन के लिए, आज फिर खुली हुई है। तो बात सारी है कि आप आदी हो गए पेट्रोल के, और एक बार गाड़ी, रिक्शा, टैक्सी कोई भी अगर पेट्रोल पे चल पड़े तो उसे दोबारा CNG में मुंतकिल करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने बताया था उस दिन भी कि उस पर खर्चा करना पड़ता है, उसके फिल्टर जो उनको चेंज करने पड़ते हैं। तो वो ज़्यादा तो पेट्रोल पर आ गए। यही वजह है
कि अब हुकूमत को पता है कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी जो लोग खरीदेंगे ज़रूर, क्योंकि उनकी सारी जो शिफ्टिंग है वो पेट्रोल के ऊपर आ गई है। और ये ज़ाहिर सी जिंदगी के पहिया चलाना भी है, तो उसके लिए महंगाई तो है, लेकिन ये कि हम हमेशा देर कर देते हैं। हमें मालूम था कि सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में हमें गैस चाहिए होगी, हमें CNG की ज़रूरत होगी, LPG की हमें ज़रूरत होगी, हमने उस टाइम ऑर्डर नहीं दिया। अब जब बिल्कुल सर पे पड़ जाएगी और हम ऑर्डर देंगे, तो जाहिर सी बात है जब कोई भी चीज़ आपको अर्जेंट चाहिए होती है तो वो फिर उस बंदे की मर्जी से होती है जो बेच रहा है। अच्छा इक़्तिदार साहब, ये हर साल हम ये प्रॉब्लम देखते हैं, जब हमें पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, हमें जो भी अगर हमारे पास इतनी नहीं है गैस तो हमें इम्पोर्ट करनी है, चाहे वो LNG हो या LPG हो, तो हम लोग टाइमली उसकी क्यों नहीं करते? रिसर्च एंड डेवलपमेंट या प्लानिंग की अगर बात की जाए, वो इतनी ज़्यादा पुअर क्यों है पाकिस्तान में? देखे ना, एक वजीर जब काम समझता है 6 महीने होते हैं, वो काम समझ जाता है तो उसका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया जाता है। अच्छा। तो जब नया आता है फिर वो काम समझ में डाल लगाता है। तो ये बदकिस्मती है कि हम 50 साल से यही सुनते हैं। आपको पता, बचपन से आपको पता होगा कि सर्दियों में गैस का बुरान, गर्मियों में बिजली का बुरान। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बुरान होगा तो माल बनेगा और पैसे आएंगे और लोगों के घर चलेंगे। तो ये भी करप्शन का अंदाज होता है कि आप सही तरह प्लानिंग ना कर पाए। तो ये हमेशा से फुकदान रहा है और इसकी बहुत ज़रूरत थी, और खान साहब से लोगों को ये उम्मीद थी कि वो लोगों की नफ्सात रखेंगे तो इन मसाइल को हल करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत और दूसरे मामलात में तो बहुत तेज़ी दिखाती है, मतलब मीडिया की आवाज़ बंद करनी हो, साइबर सिक्योरिटी के मामलात हो, कुछ हो, लेकिन ये प्लानिंग अगर सही तरह कर ली जाए ना, लोग खुशहाल हो जाएंगे, तो फिर सोचेंगे हुकूमत गलत कर रही है। तो लोगों को उलझा के रखना है उन मसाइल में कि वो दूसरी तरफ सोच ही ना सके। बिल्कुल आपने सही कहा, मसाइल ही मसाइल हैं हर तरफ। चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। एक और मसला आपको बताएं, जो एक्सपो सेंटर कराची में जो वैक्सीनेशन लगाने वाला स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो अमला है, उसको 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई, जिसके बायस उन्होंने काम छोड़ दिया है। और बेचारे वो 6 माह से अच्छा हाँ। हमारे पास जो अपडेट्स हैं उसमें ये है कि छोड़ दिया, वापस कुछ कल ही छोड़ दिया था। अच्छा, ये 6 माह हमारे पास इक़्तिदार साहब रिपोर्टर भी हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं क्या सूरत हाल है। सऊद मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सऊद, बताइएगा कि एक्सपो सेंटर में जो वैक्सीनेशन का अमला है, पैरामेडिकल स्टाफ, क्या सूरत हाल है? कहा जा रहा है कि 6 महीने से उनको तनख्वाह ना मिलने की वजह से वो उन लोगों ने काम छोड़ दिया है। क्या कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो पैरामेडिक्स और जो IT का अमला था कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में, उसने जो है काम से इनकार कर दिया था, और उसकी वजह ये बताई गई कि 6 माह से उनकी जो तनख्वाहें हैं वो अदा नहीं की गई हैं। महकमा सेहत ने इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया था जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, और एक्सपो सेंटर में ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि जो काम है वैक्सीनेशन का जो अमल है वो जारी है, वो रोका नहीं गया। जो डॉक्टर और जो दीगर स्टाफ है उसकी मदद से ही काम लिया जा रहा है, जबकि जो पैरामेडिक्स और IT का अमला, उनका ये कहना है कि सिर्फ वादे और दावे किए जा रहे हैं कि तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी, लेकिन अब तक जो तनख्वाहें हैं वो अदा नहीं की गई हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो सूरत हाल जो वैक्सीनेशन सेंटर पर है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन लगवाने वालों की तादाद काफ़ी कम हो चुकी है, रश इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, लेकिन कोशिश यही की जा रही है जो भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए उसको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और उससे जो वैक्सीनेशन है वो आसानी लग जाए, और जो उनका डाटा है वो भी महफूज रहे। तो यही वजह है कि जो दूसरा स्टाफ है, डॉक्टर समेत, उन्हीं को इस्तेमाल करके जो वैक्सीनेशन का अमल है वो जारी रखा हुआ है। जी अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके बजाय डॉक्टर्स को यूज़ किया जा रहा है, और वो जो वैक्सीनेशन का अमल है वो रोका नहीं गया है लगवाने का? जी हाँ, बिल्कुल बताया ही जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन का अमल है वो रोका नहीं गया। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आ रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन हो रही है, किसी को वापस नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी तादाद में हो चुकी है, और अब जो लोग रह गए हैं वही लगवाने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी तादाद काफ़ी कम है, रश नहीं है। और लेकिन जो भी आ रहा है उसको वैक्सीनेशन का अमल जो है मुकम्मल किया जा रहा है। बावजूद इसके जो स्टाफ है IT और जो है पैरामेडिकल स्टाफ है वो काम करने से इनकार कर चुका है गुज़श्ता रोज़ ही। और उनका यही कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही और जो वादे और दावे पूरे नहीं किए गए तो मज़ीद इसका जो दायरा है एहतजाज का वो वसी किया जाएगा, और कोशिश यही होगी कि वैक्सीनेशन का अमल को ही रोका जाए ताकि जो उनकी तनख्वाहें हैं वो अदा हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद मुर्तज़ा, हमें अपडेट कर रहे थे। जी आप 6 माह से तनख्वाह ना मिलना। अच्छा, मैं थोड़ी तहसीर करना चाहूँगा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। वैक्सीन का अमल रोक दिया गया था,
हाँ, उन्होंने भी यही कहा कि वैक्सीन का अमल रोका नहीं गया है क्योंकि उसके बदले डॉक्टर्स और जो टीम है वो... मेरा ख्याल है, मेरी नॉलेज उनसे मुख्तलिफ है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। कल दोपहर को 2 बजे ये मसला हल हो गया था। अच्छा। DC ईस्ट है आसिफ जान सिद्दीकी साहब, हाँ। और डॉक्टर एजाज DHO हेल्थ, उनको फौरी तौर पर एक्सपेरिमेंटल सेंटर कराची भेजा गया। हाँ। और इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि सितंबर अक्टूबर की तनख्वाहें जो हैं वो नवंबर के दूसरे वीक में रिलीज की जाएंगी। और जितना भी IT का हमला है उसने दोबारा काम शुरू कर दिया था अपना। अच्छा। और क्योंकि कल उनको कहा गया था कि अगर वो काम नहीं करना चाहते तो वो यहाँ से जा सकते हैं। सही। DC ईस्ट को ये मैंडेट दे के वहाँ भेजा गया था कि जो बंदा काम ना करना चाहे उसको आप घर भेज दे। रिजर्व स्टाफ मौजूद है, नए स्टाफ मंगा के यहाँ पे तो बड़ा काम। रात को एक लेटर जारी हो गया DC की जानिब से जिसमें इस बात का बताया गया है एक्सपो सेंटर की दीवारों पे और हॉल्स नंबर 3 और 4 के अंदर वो लेटर लगा दिया गया है कि जनाब आपकी जो तनख्वाह है सितंबर की और अक्टूबर की वो नवंबर के दूसरे वीक में, मतलब 6 महीने की तनख्वाहें नहीं, 8 माह की तनख्वाहें हैं, 6 माह की तनख्वाहें नहीं है, 8 माह की तनख्वाहें हैं IT स्टाफ की, 6 माह की तनख्वाहें हैं पैरामेडिकल स्टाफ की। अच्छा। वो कल जब हड़ताल हुई, क्योंकि हम बैनुल-अक़वामी एड लेते हैं, बैनुल-अक़वामी एड के तहत ये काम चल रहा है, तो फौरी तौर पर जो मुताल्लिका DC है वो जिम्मेदार है कि उसने एक्सपो सेंटर में काम को शुरू करवाना है। वो वहाँ पहुंचे थे DC ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी प्लस DHO डॉक्टर जमील के साथ वहाँ गए थे। वहाँ जाके उन्होंने मुज़ाकरात किए जो, और पहली ऑफर ये थी कि जो लोग काम करना ना चाहें वो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन इक़्तिदार साहब, एक बंदा जो अपना मतलब 6 महीने से काम कर रहा है और इस कोविड की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है हमें अगर खराज तहसीन पेश करना चाहिए तो ये पैरामेडिकल स्टाफ ही है जो खड़ा रहा। अच्छा, हमें जो है ना कुछ बातें समझने की जरूरत है। एक्सपो सेंटर कराची जो है, जी मैं वैक्सीनेशन की भी बात, वैक्सीनेशन का मसला नहीं है, ये जो एक्सपो सेंटर कराची जो है ना, ये जो सिंध हुकूमत के मातहत जो मेडिकल कॉलेज है उनसे जो एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज हैं उनको क्या कहता है कि वो अपना स्टाफ यहाँ भेजे। अच्छा। जिसमें लियाकत नेशनल, जिसमें दारुल सेहत हॉस्पिटल, जिसमें ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, उनका स्टाफ जो यहाँ आया थ्रू DCs जो है वो एक लिस्टें दी गई कि यहाँ भर्ती वो हो गया। अच्छा, इनमें से आधे लोग जो वैक्सीनेशन करते हैं वो ट्रेनी है, ट्रेनी पैरामेडिकल स्टाफ है। अच्छा। और जो कुछ सीनियर है उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल कराची से लेके भर्ती किया गया यहाँ पे। तो पाबंद है, अगर तनख्वाहें जाएंगी भी तो इनके इंस्टीट्यूशंस को जाएंगी। इनका इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको आगे तकसीम करेगा। ये जब एक्सपो सेंटर कराची कायम हुआ तो जज्बा खैर सगाली के तहत जो कायम किया गया प्रोसेस हो जिसके थ्रू जाएं, लेकिन बात ये हो रही है कि उनको मिली क्यों नहीं और वजह क्या है? क्योंकि जब आप सर्विसेज ले रहे हैं किसी से तो उनका हक है कि उनको अदा की जाए। और ये वाली बात जो आपने बोली, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें, कि आपने कहा कि ये भी लगा दिया गया वहाँ पर कि अगर जो लोग काम नहीं करना चाहते तो वो जाएं, तो ये बड़ा आसान रास्ता नहीं है? क्योंकि नहीं काम ये लगाया नहीं गया, वो लेटर ये लगाया गया कि तनख्वाह आपको इस तारीख को मिल जाएगी। लेकिन आपने कहा जब DC साहब पहुंचे ना करना चाहें तो DC साहब जब वहाँ गए थे, देखें हमारे जो सिंध गवर्नमेंट है ना, अब वहाँ पे 3 तरीके के काम हो रहे हैं एक्सपो सेंटर कराची में। एक तो वहाँ पे कोविड का वार्ड है जहाँ पे मरीजों को दाखिल किया जाता है। वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और हमारे जो NGOs हैं मिलके मरीजों को दाखिल। दूसरा जो हिस्सा है वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन का जो हिस्सा है वो प्राइवेट मेडिकल के तहत रन किया जाता है। तो अगर आपको कोई एतराज़ करना है तो अपनी इंतज़ामिया से एतराज़ करना होगा वहाँ पर। सरकार जो है वो उनकी इंतज़ामिया को पैसे देने की पाबंद है। हाँ। अच्छा, ये है कि ये बैच जो ना तब्दील होता है हर 3 महीने बाद। यहाँ पे जो 3 महीने पहले लोग थे उन्हें अब भेज दिया गया कुरंगी के सेंटर में, और जो कुरंगी के लोग थे उन्हें यहाँ भेजा गया है। तो ये इश्यूज इसलिए आते हैं कि पहले आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे लाहौर में, फिर आप आ गए कराची में, फिर चले गए पेशावर में। तो 3 जो सरकारी काम होता है ना, बजट रिलीज होता है। ये इनकी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जब 3 महीने होंगे तो उन्हें तनख्वाह दी जाएगी। अच्छा। पूरी। तो ये वहाँ की जो, चूंकि हम एड के ऊपर चलते हैं, हमें मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है, और हम ये अंडर द टेबल हमने कैनसाइनो जो हमारे पास वैक्सीन थी उसका ट्रायल भी कर दिया। पूरे 10 लाख वैक्सीन जो है वो लोगों पर लगा दी, और उसका एतराफ़ भी कर इस्लामाबाद में हमने ट्रायल किया उसका। तो वो जब पैसे आएंगे तो वो रिलीज होंगे। तो इसमें सिंध और विफाक दोनों का हाथ होता है। सही समझ के मजीद बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नेशनल बैंक के ऊपर जो मुल्की तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है वो क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और आप बात करेंगे नेशनल बैंक की, जहां हुआ मुल्की तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला और FIA ने इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको बताते चलें कि जो नेशनल बैंक की ब्रांचेस हैं 1550 ब्रांचों में से 40% ताहाल बंद हैं और ये हमला जो हुआ है इस हवाले से जो एडिशनल डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम इमरान रियाज का नेशनल बैंक हेड ऑफिस का दौरा भी उन्होंने किया है। तहकीकात इस हवाले से जारी हैं, किस तरह ये हमला हुआ, इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या जो इसकी वेबसाइट है वो अगर हैक हुई है तो क्या हमारा कोई डेटा भी शेयर हुआ है, इस हवाले से बात करते हैं इक़्तिदार अनवर साहब। जी सर, सर ये इतना बड़ा बैंक है, मतलब एक नेशनल बैंक है और उसके बाद मुल्की तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला कहा जा रहा है, तो ये क्या सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए IT, तो क्या इतनी वीक है हमारी सिक्योरिटी के इस तरह के हैकर्स? खुशकिस्मती से ये है कि ये साइबर हमला तो हुआ क्योंकि अब वॉर के जो ना अंदाज बदल गए। जी जी जी। किसी ज़माने मैदान में होती थी, अब कोल्ड वॉर चल रहा है, इसी तरह की वॉर जो है वो होंगी। खुशकिस्मती से कोई पैसा वगैरह ट्रांसफ़र नहीं हो सका। अच्छा, ये एक खुशकिस्मती है। हाँ। अच्छा, वो जिस 40% ब्रांचों की आप बात करें ना, उसमें से मुराद ये है कि वहाँ के या तो ATM काम नहीं कर रहे, हाँ, या वो अपने हेड ऑफिस से लिंक नहीं है। सही। क्योंकि कल के दिन ही सिर्फ स्टेट बैंक ने तकरीबन 286 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है, 8 लाख सार्फिन ने की है। अच्छा, ये दावा मैं क्यों कर रहा हूँ? दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे का मुकम्मल सरकारी इदारों का जो अकाउंट है ना वो नेशनल बैंक के अंदर होता है। तो यकूम और 2 जो है वो तनख्वाह का दिन होता है। तो लोग अपनी तनख्वाह को विड्रॉ करते हैं नेशनल बैंक जाके। तो ये अच्छा रहा कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं रोकी नहीं गई, कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सका। हैकर्स जो हैं वो नॉर्मली पैसों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं ऑनलाइन, अगर वो सिस्टम उनके हाथ में सही तरीके से आ जाता तो कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इस बात ने ये ज़रूर अलार्मिंग किया है कि मज़ीद बैंक भी इसका निशाना बन सकते हैं। बावजूद इसके कि स्टेट बैंक ने ये बयान जारी करा है कि जनाब एक ही बैंक के ऊपर हुआ था और बाकी सारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो महफूज है। तो उस महफूज बैंकिंग सिस्टम को मज़ीद महफूज बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप देखें ना, अगर जदीद बैंकिंग के नाम पे सिर्फ पाकिस्तान में ATM ही दिया जाता है, जनाब उससे आगे बढ़ जाए। देख लें, अब ATM के बगैर भी बहुत सारे काम हो सकते हैं सिर्फ सिस्टम पे बैठ के। तो बात यह है कि हर बैंक में जो सरकार भी महसूस कर रही है और लोग भी, कि अब एक IT का बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिपार्टमेंट होना चाहिए। आप अक्सर इंग्लिश फिल्में देखती होंगी, हम भी देखते हैं, बल्कि अब तो उर्दू फिल्म नहीं, वो आते हैं कि यार एक क्लिक से ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो जो हो जाती है तो फिर उसके बारे में होशियार रहना पड़ेगा कि अगर आप जदीद दुनिया में सफ़र कर रहे हैं और आप यहाँ से अपना ATM ले जाते हैं और उसको दुबई में, लंदन में, अमेरिका में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कुछ हो तो रहा है ना, तो आपको ईजी नहीं होना होगा। तो बात यह है कि वो जो पेन कल्चर का दौर है ना, अब उससे आपको यकीनन बाहर निकलना होगा कि आप कहीं पेन से तो तेज काम करते हो, सिस्टम पे सही काम नहीं कर रहा। लेकिन वो सिस्टम जो है उसने ये बात साबित की कि अगर आप जिस चीज़ के लिए ईजी लेंगे, देखो ना, दुश्मन वहीं अटैक करता है जहां आप सबसे ज्यादा मुतमईन होते हैं। Exactly. तो कभी आपने नहीं सुना होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर अटैक होना, क्योंकि बड़ा उसमें आपकी करेंसी पड़ी होती है, बहुत सारा पैसा होता है, तो वो कितनी, आपने बताया कि ना सिर्फ डेटा हमारा इंपॉर्टेंट शेयर हो सकता है, हमारी जो करेंसी वो भी जो है वो जा सकती है। ट्रांजैक्शन हो जाती है। एक हफ्ते में 2 वाक़यात हुए, देखिए एक हफ्ते में 2 वाक़यात हुए। एक स्टॉक का सिस्टम बंद हो गया, पहले 2 पूरा दिन बंद रहा, लोग पहुंचे, अपने पुराने सिस्टम को फाल किया। अभी उससे आप निकले थे तो नेशनल बैंक के साथ और हफ्ते की रात को जब नॉर्मली ऑफिस बंद होते हैं, वो तो कोई अल्लाह का बंदा होगा, सिस्टम बंद कर दिया या चीज़ें कर दी या रोक लिया उसको XYZ। तो देखो ये फाइनेंशियली अलार्मिंग तो है ना, कि अब जो आपके यंग लोग हैं पाकिस्तान में, 60% यंग लोग हैं, मतलब उनके दिमाग को टिकटॉक से निकाल के ना इस तरफ लाने की जरूरत भी है कि दुनिया में जो साइबर वॉर चल रही है वो यही तो है ना। हैकर्स आते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। अच्छा, फिर उसमें आप दुश्मन को कभी भी नजरअंदाज। हमारा पड़ोसी IT में बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, उसके पूरे शहर, पूरे सूबे जो ना IT में मास्टर्स हैं। तो हम उसको कैसे ईजी हो सकते हैं, कोई भी इदारा, मतलब मैं कहता हूँ और इधर भी ध्यान रखें। सिर्फ बैंक आज बैंकिंग सेक्टर में हुआ है, कल कोई और हो सकता है। चीज़ें ऐसी हुई हैं, दुनिया भर में मिसालें मौजूद हैं कि आपको अच्छा काम करना होगा, चीज़ें होंगी, जदीद करनी होगी। और कोविड ने ये बात साबित की थी कि आपको सारा काम अब ऑनलाइन करना है, घर बैठ के करना है। और मेरे ख्याल है IT के शोबे में और ज़्यादा एडवांसमेंट होनी चाहिए टेक्नोलॉजी में, ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं साइबर क्राइम के, ये हो सके। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी,
एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और इक़्तिदार अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है। चलेंगे अपनी अगली ख़बर की जानिब, एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएं कि एजुकेशन पॉलिसी जो नई दाखिला पॉलिसीज़ हैं उसमें कुछ चेंज आया है और वो चेंज ये है कि अब जितने भी तलबा और तलबात हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करा सकते हैं। यानी अगर दाखिला लेने जा रहे हैं एडमिशन के लिए, जो कि प्रॉपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं आपको चाहिए होते हैं, तो अब वो ऑनलाइन जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर जमा करा सकते हैं। ये एक अच्छा इक़दाम है। जी क्या कहेंगे? बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अच्छा, अगर साइबर हमला हो गया तो आपकी मार्केट कोई और ले जाएगा। तो इसको पहले सिक्योर करने की ज़रूरत है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे साइबर हमला हो गया, आपने अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके डाले, किसी ने और उस पर नाम चेंज किया और वो ले गया। हाँ देखिए, सिस्टम को ट्रायल कर लें और ट्रायल करके उसको, अच्छी बात है चीज़ें ऑनलाइन होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह हम पिछली स्टोरी की बात कर रहे थे कि अब ज़्यादा अच्छा IT सिस्टम चाहिए। पाकिस्तान में तजर्बाती बुनियादों बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा फिर देखो ये बात भी देखनी पड़ेगी ना कि कराची में सहूलत है, हो सकता है कि जो सिंध के दूरदराज गांव में बंदा उसके पास ये सहूलत ना हो। वो उसका स्कैनर ना हो, उस मयार का टेलीफोन ना हो, उस मयार का सिस्टम ना हो, उस मयार का नेट ना हो। तो लोगों को कुछ टाइम देना पड़ेगा आपको। अच्छी बात है, जिद्दत आनी चाहिए, लाइन में लगने से बेहतर है। और जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, आपको जो वाकया जो आप सुना रही थी वो मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं अभी ब्रेक पे बात कर रही थी क्योंकि जब मैं अपना BBA का इंटरव्यू देने जा रही थी तो मेरा प्रॉपर एक फ़ोल्डर था जिसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे और वो मुझसे गिर गए थे। और उसके बाद गिरेगा नहीं। हाँ, तो ये फ़ायदा होगा कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे क्योंकि आप उसमें स्कैन कर सकते हैं, तो ओरिजिनल आपके पास है और स्कैन कॉपी भी जो मुतालिका जो भी आप जहाँ एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाती है। तो इस तरह के वाक़यात भी हो जाते हैं कभी किसी के साथ, तो उसकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा कुछ गुम गया तो यार फ़ोन पे रिकॉर्ड है। क्योंकि जो मुझे अब मिले डुप्लीकेट, तो उस पर लिखा हुआ है डुप्लीकेट, तो वो मुझे बहुत एक तकलीफ दे चीज़ थी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जब गुम हो जाएँ और आपने जब इतनी मेहनत से पढ़ा हो तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है और आपको अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करने पड़ेंगे। आप इजीली जो है वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट पे डाल सकते हैं स्कैन करके। और बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। चलेंगे एक ब्रेक की जानिब, लेकिन ब्रेक से पहले जो नया सेगमेंट है एक छोटी सी नेकी, उसमें आज जो मुफ्ती अहमद अली साहब हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, उनके आइए देखते हैं कि वो आज हमें क्या एक नेकी का जो छोटा सा दर्स है वो क्या देने वाले हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। आज का मेरा मैसेज ये है, लोगों के अयूब पे पर्दा डालना सीख लो। मेरे भाइयों, अगर ये चाहते हो कि अल्लाह ताला आपके अयूब पे पर्दा डाले रखे, उसका आसान तरीक़ा ये है कि इंसानियत के अयूब पे पर्दा डालना। इंसानियत के अयूब पे पर्दा डालना। जो दुनिया में किसी के राज को फाश करेगा, अल्लाह उसके अयूब को दुनिया और आखिरत के अंदर फाश भी करेंगे, उसको रुसवा भी कर देंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी लोगों के अयूब पे पर्दा डालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और अब हम बात करेंगे एक और अहम मौजू पर जो कि ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए, कराची के नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो ये है कि आजकल का जो दौर है जहां इतनी महंगाई है और इस महंगाई के दौर में कभी भी कोई बुरा वक्त आ जाए और आपके पास पैसे ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस महंगाई के दौर में एक हमारी जो यूथ है वो बचत कैसे करे, सेविंग्स कैसे करे, पैसे कैसे बचाए और अगर बचा ले तो उसको इन्वेस्ट कैसे करे, मतलब जो पैसा उन्होंने सेव किया है उसको बेहतर तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करे कि रिटर्न उसको अच्छा मिले। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारी जो नौजवान, कराची की जो नौजवान हैं वो क्या कहते हैं, आइए ज़रा देखते हैं।
सेविंग तो स्टूडेंट लाइफ में तो खर्चा जो घर से ही मिलता है वो सबको पता है, लेकिन ये है कि पहले जो मिलता था उसमें कुछ बच जाता था। कभी को गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना हो या कुछ भी अपने सस्ते करने हो तो काम चल जाता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। पैसे तो घर में से उतने ही मिलते हैं, लेकिन ये है कि वो महंगाई बढ़ गई है, इसलिए अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। महंगाई के दौर में आजकल सेविंग कहाँ होती है। आजकल अखराजात इतने हैं, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। आप देखें पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। और जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार या 30 हज़ार है, इवन के 50 हज़ार वाले लोग भी बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। हमारी बड़ी शॉर्ट टर्म सेविंग्स होती हैं कि एक दिन बचत की और अगले दिन याशी कर ली। अभी हम लोग यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आए हैं गुजरात। मैं गुजरात से हूँ, ये लाहौर से है, पढ़ते हम दोनों लाहौर में हैं। तो 2-3 दिन हो गए हैं कराची में। तो हम यही करते हैं कि एक दिन ज़रा सादा सा खाना खा लिया, ज़रा बचत कर ली कि अगले दिन कुछ अच्छा खा लेंगे। तो बाकी जो यहाँ पे तनख्वाह की सूरत हाल है और जिस किस्म के अखराजात हैं, तो लॉन्ग टर्म सेविंग तो एक अच्छे खासे मिडिल क्लास बंदे के लिए मुमकिन ही नहीं रही। नॉर्मल एक जिस तरह एक मजदूर है, मैकेनिक है, उस बेचारे की डेली कमाई है, उसको ये पता है कि मैंने डेली कमा के जाना है और आना है, तो बेचारा वो सेविंग नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ महंगाई और डॉलर का करेंसी रेट। जी, ये तो थे लोग जिनको आपने सुना, और वाकई आजकल के दौर में सेविंग करना बहुत मुश्किल है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हम सेविंग कर भी लें तो 2 दिन बाद उसको खर्च कर लेते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म आप सेव नहीं कर सकते अमाउंट। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि पैसे सेव किस तरह करें, बचत कैसे करें, और अगर सेविंग कर रहे हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ऑप्शंस होने चाहिए जिनको जो बेस्ट हैं, और क्या ऐसी प्रॉपर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है बिफोर सेविंग। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है हसनैन जमाल साहब ने, जो कि कंसल्टेंट हैं, कॉलम निगार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर भी हैं, और ख़ास तौर पे यूथ के हवाले से बात की जाए तो नौजवान नस्ल पर इनकी गहरी नज़र है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन जमाल साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, जैसे कि अभी हमने लोगों को भी सुना कि आजकल जिस कदर महंगाई है, तो एक वक्त होता था कि आप पैसे कुछ सेव कर लेते थे, और अभी इस महंगाई के दौर में पैसे किस तरह से सेव करें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगर सेविंग कर ली तो बचत कर ली तो उसको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए बेस्ट हैं, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हम सेविंग किस तरह से करें, किस तरह से पैसे बचाएँ आजकल के इस महंगाई के दौर में। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये कि महंगाई की जो सूरत हाल होती जा रही है, वो लग रहा है महंगाई नहीं बढ़ रही, पाकिस्तानी अवाम गरीब हो रहे हैं। जिस तरीके से डॉलर जो है वो एक शूट किया था अभी क्वाइट रिसेंटली, उसके बाद आप यकीन कीजिए कि जो कीमतें गई हैं ऊपर वो वापस नहीं आई। चीनी अगर आपने कभी बाजार में देखी हो तो वो 20 रुपए के साशे में मिलती है। ठीक है, हमने बचपन में मतलब कभी सूखा दूध भी पहली बार देखा था डब्बे में, तो हम उसमें साशे में तो हम लोग परेशान हो गए थे, या शैम्पू। तो चीनी वॉज क्वाइट अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल। यस्टरडे आई वेंट और मैंने देखा कि यार चीनी जो है ये साशे में मिल रही है। तो महंगाई की तो ये पोजीशन है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप कहती हैं कि बचत किस तरह की जाए, तो सबसे जो मेरा ख्याल है इस वक्त हम लोगों को सूट करेगा मेथड, वो 30 दिन इंतजार करने का एक तरीका है। ये आइडियली ये होता है कि आपको कोई चीज आज पसंद आई है और वो अशियाए जरूरिया में नहीं है, मतलब वो ऐसी कमोडिटी नहीं है कि जिसके बगैर आप गुजारा आपका ना हो सके, तो आप 30 दिन रुक जाएं, आप इंतजार कर लीजिए। अगर 30वें दिन भी आपको उस चीज की जरूरत वैसे ही बरकरार रहती है तो बिस्मिल्लाह करें। अगर आप ये तरीका ऑब्जर्व कर लें कुछ थोड़ी चीजों में, कि जैसे अब मैं आपको इसका इसको एक चीज से कोरिलेट करके बताता हूँ। जैसे हम लोग ऑनलाइन विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के पास एल्गोरिदम्स हैं, तमाम सोशल मीडिया साइट्स के पास, वो हम उनको मालूम है कि हमें क्या चीज पसंद है, वो हमें वही चीज बेचते हैं। ठीक है, तो हमारी विंडोज पे भी बार बार आ रहा है, हमारे मोबाइल पे भी बार बार आ रहा है। उसमें सिर्फ एक तरीका ये है कि अगर हम ऑनलाइन विंडो शॉपिंग थोड़ी कम कर दें, और जो जरूरत की चीज हम समझ रहे हैं बाजार में से चलते हुए देखते हुए कि यार इसकी हमें बहुत शदीद पसंद आ रही है और हम अभी ले लें, अगर हम 30 दिन इंतजार कर लें तो वो खतरा टल सकता है स्पेंड करने का। अच्छा, सही। एक तरीका तो ये है जो कि आजकल स्पेशली हमारी यूथ के लिए बहुत ज्यादा कारआमद हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को कपड़ों से लेकर और जूते और तमाम तर मतलब जितनी भी आप कह लीजिए कि ऐसे आइटम्स हैं जिनके लिए हम पहले बाजार में जाते थे, वो अब हमें ऑनलाइन अवेलेबल है। तो पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज जो हम लोग बिल्कुल नहीं करते वो एक खाता मेंटेन करने का है।
खाता, जिसे लॉग बुक कहते हैं। पुराने जमाने में घरों के जो बुजुर्ग थे उनके पास एक डायरी होती थी जिसमें वो रोज का खर्चा जो है वो लिखा करते थे कि आज क्या खर्च हुआ और किस मद में खर्च हुआ, किस तरफ हमने क्या खर्चा किया। महीने के आखिर पर उससे सम अप करते थे तो उन्हें आइडिया हो जाता था कि हमारे पास जो है इतने पैसे पहले थे, इतने पैसे अब नहीं हैं, और अगर नहीं है तो किस किस मद में खर्च हुआ और उसको हम कहाँ से कट डाउन कर सकते हैं। एक ये बहुत हैंडी तरीका है जो कि हम अब इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि कागज और कलम से हम लोग शिफ्ट हो गए मोबाइल पर। ओके फाइन, मोबाइल में कोई ऐसी ऐप रख लीजिए, मोबाइल में कोई ऐसा नोट्स का फोल्डर रख लीजिए जहाँ पे आप रोजाना जो है अपने खर्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है। सही, बिल्कुल सही आपने कहा हसन जी। जी आप फरमाइए प्लीज, कैरी ऑन। जी, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग उसको लिखते नहीं हैं, हमें पता नहीं चलता, हम सोचते रहते हैं अरे ये पैसे कहाँ खर्च हो गए, ये इतने पैसे थे, मतलब एक प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसमें हम देख सके। तो ये भी एक तरीका है ताकि आपको पता चल सके कहाँ कहाँ आपने जो है इन्वेस्ट किया। अच्छा, यूथ की अगर मैं बात कहूँ कि सर अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है हमें, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। Sure. जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में कि आप सेविंग किस तरह से करें, बचत कैसे करें, और अगर कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें। हसनैन जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन साहब, हम बात कर रहे थे और वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से सिलसिला टूटा था बातचीत का। अच्छा, हमारे जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, वो एक तो हमने सुना भी लोगों का कि वो कहते हैं कि हम सेविंग कर लेते हैं लेकिन वो 2-3 दिन बाद वो खर्च हो जाती है, मतलब लॉन्ग टर्म हम उसको नहीं अपने पास रख सकते। एक तो ये इसकी वजह जानना चाहूँगी, दूसरा ये कि अगर हम सेविंग करते हैं और जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो हम प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, किसी दोस्त को देखकर इम्प्रेस हो गए या किसी का कारोबार अच्छा चल गया, किसी ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, अब उसको मे बी इसकी प्रॉपर नॉलेज हो लेकिन आपने देखा कि उसको रिटर्न अच्छा आ रहा है, आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम दूसरों को देखकर इम्प्रेस होकर करते हैं और हम उसको प्रॉपर उसकी रिसर्च नहीं करते, अपने रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो कैलकुलेट नहीं करते। तो क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारी यूथ को? जी देखिए, सेविंग्स में तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर पिछले ज़माने से हम अभी अपने आप को कंपेयर करें ना, तो हमारी यूथ के सामने बहुत से ऐसे मसाइल मुंह फाड़े खड़े होते हैं जो हमें नहीं होते थे। हमारे पास अगर पैसे ख़त्म हो गए तो हमारे पास कोई इमीडिएट ऐसी ज़रूरत नहीं होती थी जो एक 12, 15, 16 साल के बच्चे को हो कि जिसके बगैर वो मतलब फौत हो जाने वाली उसकी कंडीशन हो जाएगा, यार अब क्या होगा। तो अभी खतरनाक हद तक उसकी जो ज़रूरत है गरीब की, वो मोबाइल कार्ड है। वो इंटरनेट से उसकी कनेक्टिविटी नहीं होगा तो वो तो मरता है कि भाई मुझे तो चाहिए। अच्छा, मोबाइल कार्ड नहीं भी हो तो सिर्फ फोन चलाने के लिए भी बहरहाल उसका जो खर्चा है वो एक कभी ना खत्म होने वाली ठुक है जो कि लगी रहती है उसके साथ। उन चीजों को अवॉइड करने के लिए देखिए, ये तमाम जो नेसेसरी डेली लाइफ एक्सपेंडिचर हैं उनको अवॉइड करने के लिए जो पहली चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो एक बहुत पुराना तरीका है जिसे कमेटी या बीसी कहते थे हम लोग। कमेटी में होता ये कि आपके दिमाग में ये चीज तय है कि भाई पैसे हैं या नहीं है, आपको कमेटी तो पूरी करनी है। उससे ये होता था कि 1 साल 2 साल या 3 साल जितने अरसे की भी कमेटी होती थी वो आपको एक फिक्स टाइम पे जो भी आपके मतलब नाम जिस टाइम निकला है उस टाइम आपको वो पैसे मिल जाया करते थे। उस पैसों से या तो आपकी कोई बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत पूरी हो जाती थी, जैसे खवातीन है तो उन्होंने सोना बनाना है, या अगर लड़का है तो उसमें अपने लिए मतलब कोई घर की किस्त देनी है या कोई घर का एडवांस देना है या गाड़ी का कुछ करना है या बाइक का कुछ करना है, तो वो इमीडिएट जो एक चीज होती थी वो उससे पूरी हो जाती थी, कोई एसेट बन जाता था या उसे सेविंग अकाउंट में रख दिया जाता था। बिल्कुल। अब कमेटी का भी सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कम हो गया है। ये क्लासिकी चीजें, पुरानी चीजें जिन्हें हम बज़ाहिर एक ऐसा समझते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, असल में टाइम टेस्टेड चीजें। अगर हम इनसे निकलते हैं और नई चीजों की तरफ आते हैं तो फिर आप ये देख लीजिए कि डिजिटल करेंसी जो है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। डिजिटल करेंसी दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ से ले रहे हैं और कौन सी ले रहे हैं। बिटकॉइन का तो आप सबने नाम सुन लिया, उसके अलावा भी कुछ ऐसी करेंसियां हैं जो ऑनलाइन खेलने वाले बच्चों को मालूम है, हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं वो लोग। उसमें अभी ताजा तरीन मैं आपको बताऊं, स्क्विड करेंसी जो कि
हार्डली स्क्विड गेम्स जो एक वो भी चल रहा है, सिटकॉम भी चल रहा है, वो उसका सीरियल भी, उसकी करेंसी जो है वो लॉन्च हुई अभी कुछ महीना डेढ़ पहले, तो वो मेरा ख्याल है 40 उस पे थी, आप क्या कहते हैं, डॉलर की जो छोटी इकाई होती है डॉलर के 40 पैसे की, ठीक है, और अभी वो जो है वो हजारों डॉलर्स में उसकी भी कीमत गई हुई है। तो ऐसी चीजों में ट्रेड ऑफ करना जो है वो आज का बच्चा जानता है, बस उसे सिर्फ थोड़ा सा हौसला अफजाई करने की जरूरत है कि बेटा देखो सारी जिंदगी जो है अगर तुम बचाते रहोगे और वो एक अलमारी में या बैंक में उसको भरते रहोगे तो जिस तरह से रुपया गिर रहा है उसने वैसे भी डूब ही जाना है। कोशिश कर लो, थोड़ा रिस्क ले लो, उस इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा हिस्सा किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो तो इट वर्क्स। इवन ये कि अब तो मुझे लग रहा है कि पेट्रोल में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे करीब, मतलब, और जिस तरह पहले जमाने में सोना खरीदा जाता था, अब मतलब सूरत हाल जो है वो डिजास्टर वाली है, तो उसमें ये डिजिटल करेंसी इज कुड बी द बेस्ट ऑप्शन आई गेस। सही। लेकिन हसनैन साहब, जितना आप क्योंकि ये वो चीज़ है करेंसी में इन्वेस्ट करना जहाँ पे रिटर्न भी आपको ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी, तो आपको नहीं लगता कि कैलकुलेटेड रिस्क जहाँ पर हो आप कैलकुलेट कर सकें एक हद तक, क्योंकि आपने अभी जिसका जिक्र किया वो एकदम नीचे भी आ गई, अभी मैंने एक दिन पहले शायद सुना था कि तो जो लोग इस पे इन्वेस्ट कर चुके होंगे तो उनको तो एकदम से लॉस हो गया होगा। एक चीज़ मुझे ये बताइए, दूसरा ये कि हमारी जो यूथ है वो अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करती है तो वो फ़ौरन चाहती है कि उसको रिटर्न मिले, उसको फ़ौरन कामयाबी मिले, जबकि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और मेरे ख्याल है शॉर्ट टर्म में नहीं, हमें लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हमारा रिटर्न ज़्यादा हो। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहले तो आपने डिजिटल करेंसी के हवाले से पूछा तो उसमें फ्लक्चुएशन एन उसी तरह चलती है जिस तरह स्टॉक मार्केट में चलती है। हमारे यहाँ एक सबसे ज्यादा आम जो कॉन्सेप्ट है वही कहा जाता है कि यार प्लॉट ले लो, प्लॉट बिक जाएगा। मसला ये, जब आप प्लॉट लेने जाते हैं ना तो उस वक्त तो प्लॉटों के ढेर लगे हुए होते हैं और आपको लगता है कि पूरी कायनात जो है वो मतलब जोर लगा रही है कि ये जो प्लॉट आपको पसंद है बस आप ये किसी तरह खरीदे ना। द मोमेंट आप प्लॉट खरीद लेते हैं तो भाई उसको बेचना बहुत मुश्किल होता है। मतलब उससे बहुत ज्यादा बेहतर ये है कि आप किसी प्रॉपर्टी वाले की दुकान पे काम सीखने बैठें, उसके बाद 6-8 महीने के बाद आप वहां पे जाके खर्चा कर दें, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे एक लेमैन हैं, एक आम सारिफ हैं और आप समझ रहे हैं कि आप प्लॉट खरीदने के बाद आप तीर मार लेंगे, तो वो उमूमन नहीं होता। ये एक बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। इसी तरह और बहुत से ऐसे मतलब इन्वेस्टमेंट के तरीके जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेज के थ्रू जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें भी रिस्क उतना ही होता है जितनी मैंने आपको डिजिटल करेंसी की मिसाल दी। सेफ अर्निंग और सेफ इन्वेस्टमेंट जो है वो उसी चीज की होती है जिस चीज का आपको तजुर्बा है। तजुर्बा यूथ के पास नहीं होता, किसी ना किसी पे रिलाय करना पड़ता है। इधर आपके पास कोई ऐसा रिलायबल सोर्स है जो आप समझते हैं कि आपको धोखा नहीं देगा, आपका पैसा तेल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तजुर्बा नहीं। तो तजुर्बे के बगैर सब चीज पे इन्वेस्ट करना बराबर है, सिर्फ उसमें रिस्क फैक्टर जो आपने कहा वो देखा जाता है। ओके फाइन, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन करेंसी में आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा है तो आप जमीन में कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा उसका रिटर्न क्या आता है, बट किसी रिलायबल ब्रांड के साथ फिर कीजिए। मतलब उसमें फिर ये चीजें जो है रिस्क कैलकुलेट करते हुए आ जाती हैं कि एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसा ब्रांड जो पिछले कई सालों से अच्छा चल रहा है और आगे जाके भी उसके चलने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपको उसके साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको निस्बतन बेहतर और रिलायबल जो है वो मामला बनेगा फाइनेंशियल। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसनैन जमाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। और जैसा कि हसनैन जमाल साहब ने बताया कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो पहले तो आप उसका रिस्क कैलकुलेट कर लें, और क्योंकि यूथ को तजुर्बा नहीं होता तो आप किसी भी ऐसे रिलायबल सोर्स आपके पास होनी चाहिए, चाहे जो आपको गाइड कर रहा हो और जहां आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो भी रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको प्रॉपर इसकी नॉलेज ना हुई तो लॉसेस भी आपको हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10।
जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो है कराची टैलेंट, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं कराची के जो होनहार नौजवान हैं या लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी कराची के लिए काम कर रहे हैं अपनी मेहनत से, और कुछ यूनिकनेस उनके अंदर हम देखी जाती है कि किस तरह वो अपनी सलाहियतों से अपना नाम, एक तो कराची का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही नौजवान को आज हमने दावत दी है। आपको बताते चलें कि वैसे तो हम टैलेंट की बात करते हैं, कराची में कोई शक नहीं है कि टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, लेकिन ये बात कि अपना टैलेंट दूसरों को देना, दूसरों को सिखाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही एक काम कर रहे हैं कराची के नौजवान तनवीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सर्टिफाइड बॉक्सर हैं, और वो जो अपनी बॉक्सिंग की जो स्किल्स हैं, जो ट्रेनिंग है, वो दूसरों को दे रहे हैं। और वो दूसरे कौन हैं? वो बच्चे हैं जो कि नशे के आदी हो चुके थे और किमाड़ी में एक नादरा ऑफिस काफ़ी अरसे से बंद था, जो कि अब जो है एक क्लब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे थे जो नशे के आदी थे, उनको तनवीर ने ये बेड़ा उठाया कि उनको बॉक्सिंग सिखाई जाए। तो आइए इनसे मज़ीद जानते हैं कि इनको ये ख्याल कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप आए। अच्छा तनवीर, ये बताइए कि आप बॉक्सर हैं, तो पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर ये कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपने कब ये सोचा कि मुझे दूसरों को सिखाना चाहिए, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि आपको नज़र आए कि नशा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हो, तो ये कैसे आपने सोचा? देखकर ये ख्याल आया या पहले से ही कुछ अंदर था कि कुछ करना है इस कराची के लिए, कराची वालों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं वुशू प्लेयर हूँ, पाकिस्तान का नेशनल प्लेयर हूँ, और फिर 2012 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। मेरा ताल्लुक़ बादशाह वुशू एकेडमी से है, और जब मैं नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप मैंने खेली, उसके बाद मैं यहाँ केमाड़ी में शिफ्ट हुआ आज से 6 साल पहले। तो वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी जो यूथ है और हमारी जो यंग जनरेशन है वो गलत सरगर्मियों की तरफ जा रही है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें नोट की, जिस तरह उनके अखलाक के ऊपर काफ़ी हम लोग से काफ़ी डिफरेंट थे वो, और मंशियात की तरफ भी ज़्यादातर हमारे जो यंग जनरेशन यानी टीनेजर्स जो हैं वो यंग जो हमारे लड़के हैं वो मंशियात की तरफ राग़िब हो रहे थे। तो मैंने रियलाइज़ किया कि किस तरह इसको इस चीज़ से बचाया जाए। तो अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी थी बॉक्सिंग की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को यूज़ करके कोशिश की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हमारे एक दोस्त हैं, हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद इब्राहिम, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके साथ हूँ। तो एक क्लब केमाड़ी बॉक्सिंग क्लब के नाम से एक क्लब था, तो वो उतना ख़ास नहीं था, बच्चे कम थे उसमें। तो मैंने वो ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मैंने सोचा था अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली, और काफ़ी ऐसे जो लड़के हैं जो इस चीज़ गलत सरगर्मियों में मुब्तला थे वो इससे बच गए। अच्छा, यानी आप एक तो टैलेंट सिखा रहे हैं, दूसरा उनको एक सही राह रास्त पर जो लाने वाली चीज़ है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि यूथ जिस तरह बेरा रवि का शिकार थी, आपने देखा और फिर आपने उनको ये बॉक्सिंग का ट्रेनिंग देने का वो किया। तो अब तक कितने बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, और अभी कितने हैं उस जो आपका बॉक्सिंग के माड़ी पर जो क्लब है, कितने बच्चे हैं या कितने ऐसे अफराद हैं जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 शिफ्टें होती हैं, एक उस्ताद इब्राहिम की जो असर में होती है, और फिर मेन क्लास मेरी होती है। तो अबव 200 बच्चे मेरे पास क्लब में ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इसमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, बट काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे थे कि वो इफ़ेक्टेड थे इससे, ड्रग्स से, और बाकी गलत सरगर्मियों में भी थे, तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता मैं। बहरहाल वो अभी फ़िट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़िट हैं और काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाई के लिहाज से। मैंने कोशिश की, बाकी अल्लाह ने किया। तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं कि वो सिर्फ फ़िटनेस के लिए आए थे, इससे जान छुड़ाने के लिए आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज फ़िट भी हैं और साथ साथ में चैम्पियंस भी बने हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा तनवीर, ये मुझे बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चों पे जिस तरह आप ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको लगता है बच्चों में इतना स्पार्क है कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए जाएँ, तो वो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं? हाँ, बदकिस्मती से हर जगह मैं ये सुनता हूँ कि टैलेंट है, लेकिन जो टैलेंट यहाँ पाकिस्तान में है तो वो मैं नहीं समझता कि कहीं और होगा, क्योंकि एक जोश और वलवले के साथ बच्चे खेलते हैं जब एक इंटरनेशनल इवेंट में ये जाते हैं।
बट ग्राउंड लेवल पे इनके ऊपर काम नहीं किया जाता, इनकी इतनी हौसला अफजाई नहीं की जाती, इनको वो सहूलियात नहीं मिलती। तो बहुत टैलेंट है ख़ास तौर पर कराची में, केमाड़ी में। तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं इतनी उम्मीद नहीं रख रहा, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी, बट जब वो रिंग में जाते हैं तो वो कमाल करते हैं। बेहतरीन फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है देखने में। अच्छा तनवीर, ये मुझे बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि नादरा का ऑफिस को आपने कन्वर्ट किया है बॉक्सिंग क्लब में, तो रिसोर्सेज आपको किसी ने प्रोवाइड की या आपने सारी चीज़ें खुद इन्वेस्ट किया और ये सारा काम, या होता है ना कोई NGO आपको सपोर्ट करती है कोई ऐसा काम, या हुकूमती सतह पर, तो ऐसा कुछ हुआ और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात की अगर बात की जाए तो सबको पता होगा जो नेक काम होता है तो उनमें मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली। तो और अल्लाह ताला भी आजमाइशें डालता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे। अच्छा। और अपनी मदद आप ही ये क्लब चला रहे हैं, और बच्चे हैं वो तो केमाड़ी का अगर नाम लिया जाता है तो जहन में यही तस्वुर आता है कि एक गरीब जो घराने हैं वहाँ पे रिहाइश पजीर है, तो बच्चों में वो नहीं है कि वो फ़ीस दें या उनके पेरेंट्स हमें आके सपोर्ट करें। तो नो, किसी ने भी इस तरह कोशिश नहीं की, आके पूछा तक नहीं। अच्छा। जी माज़रत। लेकिन हमें किसी गवर्नमेंट से वो नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं, पाकिस्तान ने हमें बड़ा किया, पाकिस्तान ने हमें नाम दिया। मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, अब पाकिस्तान से उम्मीद नहीं है इस तरह लेने की, और ना ही हमें चाहिए। अब हमें पाकिस्तान को देना है, और पाकिस्तान को हम इंशाल्लाह गोल्ड मेडल दिलाएंगे इंटरनेशनल टूर में इंशाल्लाह। सही। ये जो तनवीर सोच है कि क्या कैसे डेवलप हुई, किसी से इंस्पायर हुए, और माँ बाप की कितनी सपोर्ट रही, फैमिली की कितनी सपोर्ट रही? शुरू में फैमिली तो क्योंकि बॉक्सिंग एक ख़तरनाक गेम है, तो मेरी वालदा अक्सर कहती कि आप ये ना अकेले आप फुटबॉल की तरफ चले जाएँ, आप क्रिकेट की तरफ चले जाएँ। तो पहले तो सपोर्ट नहीं था, फिर जब उन्होंने देखा कि मैं सूबाई और नेशनल लेवल पे मैं खेल रहा हूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो आप खेलें। इंस्पायर हूँ मैं अपने उस्ताद से, इंस्पायर हूँ। मेरे 2 उस्ताद हैं, उस्ताद वली खान तरीन और उस्ताद इमाम कासिम, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैं इस तरफ आया हूँ। सही सही। नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तनवीर, ये मुझे बताइए कि जो है आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ हैं आपके, जैसे आप अभी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपने कहा यही बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इनको नेशनल जैसे होते हैं ना मतलब टूर्नामेंट या कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें ये पार्टिसिपेट कर सकें, तो उसके लिए कोई है ऐसा प्लान आपका? बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तैयारी भी जारी है और तैयारी है। तो सिंध की टीम में मेरे 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, और इंशाल्लाह लाहौर में अभी नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है, तो उसमें मेरे 5 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है, जो अंडर 17 अंडर 18 के बच्चे उसमें खेलते हैं। तो इंशाल्लाह इरादा तो ये है और कोशिश ये है कि अच्छा कोई स्पॉन्सर मिल जाए, क्योंकि क्लब में काफ़ी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए ताकि इनकी बेहतरीन ट्रेनिंग मैं कर लूँ इक्विपमेंट के लिहाज से, और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होगी मलेशिया में। सही। तो उसके लिए हम तैयारी उसके लिए आप कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तनवीर, ये भी मुझे बताइए कि जब आपने देखा ये बच्चे तो इस तरह के नशे अद्वियात या जो भी नशे का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको कन्विंस करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, तो वो किस तरह किया और इतना आसान था उनको करना, और जब वो इस ट्रेनिंग में आ गए और जो जिन्होंने छोड़ दिया, तो अब वो उनकी क्या रिएक्शन है? क्या आपको तो बड़ा एक शुक्रगुजार होंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल जी। देखें, जब आप वक्त, हिम्मत और हौसला और साथ में अगर इरादा नेक हो तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। जी। तो यही हुआ, मेरे उस्ताद ने मुझे मोटिवेट किया, और मैं बॉक्सिंग में अभी एक मेरा एक स्टूडेंट है, उसने गोल्ड मेडल लिया क्वेटा में। तो खुशी होती है, बट उससे ज़्यादा खुशी मुझे उन बच्चों पे होती है जब मैं उनको देखता हूँ कि ये पहले कैसे थे, इसमें मुफ्त और अब ये चेंज हो गए। तो बनिस्बत गोल्ड मेडल के मुझे उनको देखकर बहुत खुशी होती है, और सच कहूँ तो मैं उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, मुझे आगे करना है, मुझे बढ़ना है। और उनके पेरेंट्स की दुआएं है कि अल्लाह ताला ने इतने उस पर क्लब को इतना
ऊपर तक पहुंचाया। सही। अच्छा तनवीर, उनकी पढ़ाई के हवाले से भी कुछ है प्लान आपका? क्योंकि ये आप एक चीज़ तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब आप तालीम किसी को देते हैं तो उसके अंदर शऊर पैदा होता है, तो वो आगे भी डिलीवर करता है। तो तालीम के हवाले से है या बच्चों को इस तरह मोटिवेट करते हैं कि वो साथ साथ ये ट्रेनिंग भी करें और पढ़ाई भी जारी रखें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बॉक्सर बनाना या फिज़िकल फिटनेस करना, इसके साथ साथ ये सिर्फ कंप्लीट नहीं होता। मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाने की कोशिश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद CMA कर रहा हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर रहा हूँ। और पढ़ाई की तो सबसे मस्ट है पढ़ाई। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आप पढ़ाई सबसे पहले, देन फिर स्पोर्ट्स है। और मैं ये समझता हूँ अगर कि मस्जिद या मदरसे के बाद अगर कोई अच्छी जगह है तो वो क्लब है या स्पोर्ट्स के मैदान है। तो ये मैं उनको बताता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंस्पायर होते हैं मुझसे। हाँ, तो क्या कोई मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत से, क्योंकि अभी तक आप अपनी जो रिसोर्सेज है उसी से ये चला रहे हैं, तो जो हमें देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए नहीं, कि माड़ी के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के इस बच्चों के लिए आप आएँ और इक्विपमेंट्स के हवाले से और इनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई करें ताकि ये और बूस्ट हो जाए। और इंशाल्लाह ये अभी मैंने जैसे कहा कि यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रहा है, तो इंशाल्लाह उसमें पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगे। सही, बहुत शुक्रिया तनवीर खान साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह काम करते रहें। अल्लाह ताला आपके काम बरकत डाले। जहाँ 200 बच्चे आपके ट्रेनिंग स्कूल में हैं वहाँ मज़ीद आएँ और इसी तरह हमारे मुल्क का, कराची का नाम रोशन करें। मज़ीद बात करेंगे, एक और टॉपिक को इंक्लूड करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और आप बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। और आज के बड़ा ही अहम मौजू के हवाले से हम बात करेंगे आँखों की सेहत के हवाले से। जो आपकी जो बिनाई है वो खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, और जब तक आपकी रोशनी आँखों की सलामत है आप दुनिया के सारे रंग देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितनी हो गई है, जिसने हर चीज़ एक क्लिक की दूरी पर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो हमारे बच्चे हैं उनकी आंखें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो बातें करनी हो दोस्तों से, हर चीज़ टेक्नोलॉजी पर है। हम देखते हैं कि जब कोविड का दौर आया और बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन उन्हें सिस्टम पर लेना पड़ा, आईपैड, लैपटॉप्स वगैरह पर, तो उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा बच्चे गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन और उससे भी उनकी आंखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि ये आंखों की जो कमज़ोरी है वो उसकी वजह क्या है और किस तरह से हम इसको, ज़ाहिर टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं जिससे हमारी जो आई साइट हैं वो वीक ना हो और जो हमारी आँखें हैं वो सेहतमंद रहें। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मज़हर ऐवान ने, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मज़हर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए सर कि आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल के बच्चे जो हैं वो आँखों में उनको चश्मे लग रहे हैं। तो ये जो निगाह की कमज़ोरी है इसकी वजह क्या समझते हैं आप? क्या ये टेक्नोलॉजी का हद से ज़्यादा यूज़ है जो कि बायस बन रहा है इस आँखों की कमज़ोरी की? मेरा नहीं ख्याल कि ये कुल्लियतन बात दुरुस्त है, इसलिए कि टेक्नोलॉजी को कभी भी रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। हर दुनिया के टेक्नोलॉजी के अंदर फ़वाइद भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। हाँ। मसला स्क्रीन का नहीं है, मसला मोबाइल का नहीं है, मसला उसके इस्तेमाल का है और उसमें एतदाल का मसला है। हाँ। कसरत से तो कोई भी चीज़ है उसकी कसरत हमेशा नुकसानदेह होगी। हाँ। और ये आज के दौर के तकाजे हैं और इनको ना रोका जा सकता है और ना इसके नुकसान से उस तरह से बचा जा सकता है जैसे कि हम चाहते हैं। हाँ। और ये ख्याल दुरुस्त नहीं है कि ये निगाह की कमजोरी जो है वो इस स्क्रीन की वजह से है। हाँ। हम जानते हैं कि निगाह की कमजोरी हमारे से पिछली जनरेशन में भी लोग थी। चश्मे आज से नहीं शुरू हुए या इस मोबाइल और स्क्रीन के बाद नहीं शुरू हुए, चश्मे से पहले से भी इस्तेमाल में हो रहे हैं। हाँ। तो उससे बाय रास्त 1 for 1 रिलेशनशिप तो नहीं है। हाँ। लेकिन ये कसरत जो है इसकी इस्तेमाल की वो यकीनन बहुत से नुकसान भी अपने अंदर रखती है। हाँ। ये एक अलहदा मौजूद है।
क्यों ना आज हम बात कर लें कि, और ये मौजू पूरी गुफ्तगू का मतकाजी है, तो क्यों ना आज हम बात करें कि आपके इस शो के हवाले से अपने वालिदैन को और असातिज़ा को मुखातिब करके उनको हम ये समझाने की कोशिश करें कि ये जो निगाह की कमजोरी है दरअसल ये होती क्या हो। हाँ। तो अगर आप इजाजत दें और मैं कैरी ऑन करूं जी तो सर बिल्कुल आप बताइए जी। समझ लीजिए कि इंसान की निगाह जो है वो बाहर की दुनिया की मालूमात, यानी अपने दिमाग से बाहर की जो मालूमात है जो हमें हवास के जरिए से मिलती हैं, उनमें ये जो हिस्सा है ये सबसे बरतर हिस्सा है। ये कोई 80-85% और बाजों के नजदीक 90% जो है हमारी इतलात मालूमात अपने माहौल से मुताल्लिक, अपने अतराफ से मुताल्लिक जो पहुंचती हैं वो आंखों के जरिए से पहुंचती हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि आप जो इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को नशर कर रहे हैं, तो इस मंजर को एक कैमरा पकड़ रहा है और वो कैमरा आगे नशर कर रहा है। अगर ये कैमरा जिससे कि आप ये पिक्चर ले रही हैं इसमें धुंधलाहट आ जाए तो आप देखिए और सोचिए कि आपके प्रोग्राम का क्या बनेगा। बस यही समझ लीजिए कि निगाह की कमजोरी को समझने का एक तरीका है कि ये पिक्चर है कि कुछ फजी हो जाती है, जो क्लियर नहीं रहती, जो शार्प नहीं रहती, इसे हम निगाह की कमजोरी कहते हैं। सही। ये अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी मुझे बताइए कि अगर आपकी आई साइट वीक हो रही हो तो आपको पता कैसे चले कि किस तरह क्या चीज़ ऑब्जर्व की जाए या प्रॉपर उसका चेकअप कराया जाए, और ख़ास तौर पे बच्चों की अगर बात की जाए क्योंकि बच्चे बता नहीं सकते कि उन्हें कोई चीज़ कम नज़र आ रही है, ब्लड नज़र आ रही है, तो उसको कैसे हम जो है देख सकते हैं कि बच्चों में, ख़ास तौर पे बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो। जी, बच्चों की बात को बेहतर तौर पे उस वक्त समझ सकेंगे जब आप बड़ों की बात समझ लें। बड़ों की बात इस तरह से समझिए कि देखिए इंसान की निगाह इस तरह है कि हम जब किसी भी मंजर को देखते हैं तो हमें दूर और नजदीक दोनों चीजें यकसा तौर पर नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर एक आपके सामने समंदर है, पहाड़ है, झील है और करीब ही कोई दरख्त और पौधे भी हैं। जब आप उस मंजर को देखते हैं तो आप बैक वक्त ये दोनों चीजें साफ देख लेते हैं, यानी दूर का मंजर भी साफ देख लेते हैं और जो बिल्कुल करीब की चीजें हैं उन्हें भी आप साफ देख लेते हैं। तो ये गोया नॉर्मल निगाह है, ठीक है, आपकी और हमारी नॉर्मल निगाह है। अब इसमें जो कमजोरियां वाक़या होती हैं वो बिल तरतीब इसी हवाले से होती हैं कि हमें दूर का साफ नजर ना आए लेकिन नजदीक का साफ नजर आ रहा हो। इसी तरह से इसके बरक्स हमें नजदीक का साफ नजर आ रहा हो और दूर का साफ नजर नहीं आ रहा हो, या मैं अगर कहना मैं इसको आगे पीछे करके इस्तेमाल करता हूँ। और तीसरी सूरत ये है कि दोनों ही यानी दूर भी और नजदीक में भी निगाह कमजोर हो जाए। ये निगाह की कमजोरियों की मुख्तलिफ नौइयतें हैं। इसमें सबसे आम नौइयत, सबसे आम वजह जो है वो दूर की निगाह की कमजोरी है। अच्छा, अब आपके उस असल सवाल की तरफ आते हैं कि बच्चों में कैसे पता चलाया जाए। देखिए दुनिया में इसका वाहिद एक ही तरीका है जो हर जगह पर होता है और होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, बदकिस्मती से नहीं होता। इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग, यानी हम स्कूल में बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग करके ये पता लगाते हैं कि आया इस बच्ची की निगाह कमजोर है या नहीं है। जब तक हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे और उस वक्त तक हमें अंदाजा नहीं हो सकता, पता नहीं चल सकता। हो सकता है कि बच्चे के नंबर अच्छे ना आ रहे हों, हो सकता है बच्चे की तवज्जो पढ़ाई पे ना हो सकता है कि वो डांट डपट का भी इस सिलसिले में शिकार हो। और सबसे बड़ी बात यह कि उसके अंदर अल्लाह पाक ने जो सलाहियतें रखी हैं उन सलाहियतों में बैरियर के तौर पर ये निगाह की कमजोरी वाक़या हुई भी हो, यानी उसके अंदर एक अच्छा अदीब, एक अच्छा साइंसदान, एक अच्छा फलसफी मौजूद है। अल्लाह ने उसकी फितरत में तबीयत कर रखा है, लेकिन चूंकि हमने उसकी निगाह नहीं चेक की और बर वक्त उसका इलाज नहीं किया तो इस वजह से वो पीछे रह जाता है, वो डिसएडवांटेज पे चला जाता है, उसके अंदर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। उस एबल बच्चे को डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ जाता है। इसका वाहिद तरीका, इसका वाहिद रास्ता ये है कि हम अपने स्कूल के असातिज़ा को, वालिदैन को ये तरबियत दें और ये यकीन मानिए कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 5 से 10 मिनट के अंदर हर पेरेंट्स को और टीचर्स को तरबियत दी जा सकती है कि वो पता लगाएं कि उनका बच्चा किसी निगाह की कमजोरी का शिकार तो नहीं है।
अगर हम नहीं पता लगाएंगे तो देखिए होगा क्या। हाँ। वो बच्चा एक नुकसान से उसका दो चार हो जाएगा। वो तालीमी मैदान में पीछे रह जाएगा, वो माशी मैदान में पीछे रह जाएगा, उसके अंदर जो सलाहियतें हैं वो बुरुकार नहीं आ सकेंगी। तो जरूरत है कि हमारे यहाँ सख्ती से सरकारी सतह पर, मैं आपके चैनल के हवाले से ये अपील करूंगा कि सख्ती से इसकी पॉलिसी को बनाया जाए, उनका निफाज किया जाए स्कूलों के अंदर। ये देखिए, ये बच्चे हमारी दौलत हैं, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। आज से चंद बरस के बाद आपकी और मेरी जगह पर ये बच्चे बैठे हुए होंगे और दुनिया के निजाम चला रहे होंगे। तो क्यों हम इनको इतने बड़े असासे को नजरअंदाज कर दें? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। फी जमाना, जबकि इन चीजों को न सिर्फ इन कमजोरियों का जल्द पता भी लगाया जा सकता है, बल्कि इनका इलाज भी मुमकिन है। तो ये किस कदर महरूमी का मामला है कि एक तरफ हमारी साइंस और ये मालूमात ऐसी हैं कि हम उनको इलाज करके ठीक कर सकते हो, और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं स्कूलों में, मदारिस में और इस किस्म के इदारों के अंदर कि जो महरूम है इस सहूलत से। उसकी वजह यह है कि ना वालिदैन को इस चीज का एहसास है, ना टीचर्स को, और ना मुआशरे को। मुआशरे को, सोसाइटी को भी इस चीज के लिए हसास होना जरूरी है। उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है तो इसकी चेक तो करा के देखें कि निगाह कमजोर है कि नहीं। खास बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब जहां हम बाकी चीजों का चेकअप कराते हैं, वैक्सीनेशन लगवाते हैं बच्चों को, और भी उनका रूटीन चेकअप होता है, उस तरह आई चेकअप भी जरूरी है। अच्छा डॉक्टर मज़हर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल जो टेक्नोलॉजी का आपने कहा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी नुकसान है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अब जो चाहे बड़े हों या बच्चे हों, जिस तरह से हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया, हम 24 घंटे में हम मोस्टली हम घंटों तक मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। बच्चे हैं तो वो गेम खेल रहे हैं, घंटों एक ही पोजीशन में बैठे हुए। इससे एक तो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ मुतासर हो रही है, दूसरा मेंटल हेल्थ भी मुतासर होती है। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, एक बच्चे को कितना स्क्रीन टाइम उसका होना चाहिए दिन में, या एक नौजवान जो कि मोबाइल यूज़ कर रहा है तो मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकता है वो? देखिए, इसमें आम कायदा ये है कि वक्फों से किया जाए, यानी कि इसमें कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद कुछ देर वक्फा लिया जाए, और पोस्चर का ख्याल रखा जाए। आप तो सिर्फ स्क्रीन और उसको निगाह से मुताल्लिक कर रही है ना। इस स्क्रीन टाइम की कसरत से ये जो गर्दन के पट्टे हैं, गर्दन के मोहरे हैं, ये भी मुतासिर हो सकते हैं, इंसान का पोस्चर मुतासिर हो सकता है। और चूंकि वो बच्चा कि जिसने बाहर जाके खेलना कूदना है, वो बजाय उस फिजिकल एक्टिविटी के स्क्रीन के अंदर वक्त गुजार रहा है, तो ये तमाम चीजें नुकसानदेह हैं, इन पर डिसिप्लिन जरूरी है। अब इसका कोई कायदा मुतय्यन करना, इस तरह से लोगों को समझाना मुश्किल है, लेकिन यह है कि अपने बच्चों के मामले में डिसिप्लिन का मामला जो है उसको एनफोर्स करें। वो जैसे कि और काम करते हैं, ये चीजें छोड़कर बाहर खेल कूद भी करें। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, बेइंतहा जरूरी है बच्चों के लिए। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजहर अवान साहब आपका। आपने हमें बहुत ही अहम मालूमात की, और जैसा कि आपने कहा कि एक बैलेंस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी तो वक्त की ज़रूरत है, और इसके जहां नुकसानात हैं, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल बुरा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कोई और चीज़ हो, तो बैलेंस रखें। और जो माँ बाप हैं उनको भी यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की ज़िंदगियों में डिसिप्लिन लाएँ। उनको बताएं कि एक टाइम है जिसमें आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, गेम खेलना है, ये सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस ही होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, फिर मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी हो ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।